इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है जम्मू कश्मीर का, चाहे वो माइनिंग के जरिए हो। शराब इस वक्त सबसे बड़ा जनाब घोटाला चल रहा है, किसी ने उसकी बात ही नहीं की। ये कहते हैं कि जनाब 10 साल में जो है जब वो आर्टिकल हटा और हमसे स्टेटहुड छीनी, तो यहां जो है आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई कि कितने बाहर की इन्वेस्टमेंट इधर लगी, कोई नहीं लगाएगा जनाब। लेकिन पिछले 10-12 सालों में क्या हुआ जनाब, सबसे जो अहम बैकड्रॉप था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उसकी धज्जियां दी गई सेंटर के द्वारा जनाब। आप पूछिए आज स्टालिन साहब वहां पर रो रहे हैं कि तमिलनाडु के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, केरल के साथ देखिए आप, जो कि एक ऐसी स्टेट थी जिन्होंने रोल मॉडल होनी चाहिए थी हिंदुस्तान की, लेकिन आज वो पछता रही है कि हमारे साथ किस जुल्म का हमको नतीजा मिल रहा है, हमने ऐसा क्या किया पता। और वही सिला जो है जम्मू कश्मीर के साथ भी हुआ। ये कहते हैं कि जनाब 10 साल में जो है जब वो आर्टिकल हटा और हमसे स्टेटहुड छीनी, तो यहां जो है आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जनाब, इसी इकोनॉमिक सर्वे में हमें यह देखने को मिला कि कितने बाहर की इन्वेस्टमेंट इधर लगी, कोई नहीं लगाएगा जनाब। यहां कोई इस तरीके से खामखा नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं इनकी तारीफ करता हूं, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ जम्मू कश्मीर का, चाहे वो माइनिंग के जरिए हो। शराब इस वक्त सबसे बड़ा जनाब घोटाला चल रहा है, किसी ने उसकी बात ही नहीं की। आप देखिए किस किस्म से जो है आज एक पूरा माफिया, एक खसूसन मैं किसी रियासत का नाम ना लूंगा, एक पर्टिकुलर स्टेट के जो है और 2 स्टेटें जो है उनका पूरा माफिया आज यहां पर डेरा डाला हुआ है और यहां के जो रिसोर्सेज को लूट के जो है वह बाकी जगह ले रहे हो और विदाउट कोई उस पर इंक्वायरी हो। और मैं चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट से कि उस पर एक व्हाइट पेपर आए कि ये कौन लोग हैं, कहां जा रहा है, किसको लोग मिलने जा रही है, किस तरीके का हो रहा है। दूसरी बात जनाब, मैं इस बजट के हवाले से बात करूं तो सबसे जो सौगात जो जिसकी बात हुआ करती थी, पावर रिफॉर्म की बात हुआ करती थी, और मुझे मालूम है कि सिर्फ यही चीफ मिनिस्टर और सिर्फ यही फाइनेंस मिनिस्टर जो है पावर सेक्टर में रिफॉर्म भी कर सकता था और लोगों को सहूलियत भी दे सकता था। यहाँ बहुत बातें हुई कि जनाब 200 यूनिट बिजली किसको मिलेगी, कैसे मिली, AAY को मिली, सिर्फ वो 2% है जनाब। शुरुआत तो हुई, ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है। जितना इनके पास था उससे ज्यादा इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं उमर साहब को। चाहे AAY से शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत है, अगले साल देखिए BPL पहुंचेगा, फिर उसके बाद मुझे लगता है हम जैसे लोग भी उसे शामिल हो जाएंगे। तो अभी इनको दिल थाम के बैठना चाहिए कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है इनकी। आप दूसरे फॉर्म देखिए, माताओं बहनों की बात, मान सम्मान की बात हुआ करती है जनाब। हमारा रियासत सबसे पिछड़ा हुआ रियासत, यहाँ पर औरतों की हालात किस किस्म की थी, और उमर साहब ने जो है लाडली बेटी स्कीम में जो है वो 25,000 और इजाफा करके एक वुमेन को जो एक सेल्फ लाइन और उसके बाद जो है इनको फ्री बस राइड देने का एक उनमें एक एहसास दिया गया कि हम आपके लिए सरकार कितनी संजीदा है और उन औरतों के लिए कितना फिक्रमंद है ये सरकार। जनाब उमर साहब की जो मैं बात करूं तो शुरुआत जहां हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल रिफॉर्म से हुई थी, लैंड रिफॉर्म से हुई थी, उसकी जो आगे शुरुआत को कंटिन्यू करते हुए उमर साहब ने जो अपने पिछले दौर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, और आज जो है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ये वाटरशेड है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि जिस किस्म का ये पूरा होलिस्टिक बजट इन्होंने पेश किया। मैं स्पीकर साहब आपकी नजर यहाँ पे करूं कि इस बजट के मुतालिक पावर सेक्टर की यहाँ बात करें तो अभी पीछे, ताकि सबसे ज्यादा रिसोर्स जहां से हम कमाई कर सकते हैं और इस जम्मू कश्मीर को जो हम खुद मुख्तियार बना सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो वो है पावर सेक्टर का। पिछले 10 साल में जनाब एक भी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो सका। हमारा बगलियाट जब उमर साहब के दौर में फारूक साहब के दौर में शुरुआत हुआ था, वो कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज भी उसका उमर साहब के दौर में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद सालाकोट जो मैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है उधर तक आज तक एक ईंट नहीं उस पर पड़ी है। और वो जो पैसा, वो प्रोजेक्ट जो था जो हमारे पास होता, पिछली सरकार ने क्या किया, उसको वहां से हटाकर NHPC के हवाले कर दिया। मतलब एक किस्म से हमको इकोनॉमिकली डिसएम्पावर किया। जहां हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यहाँ इनका मोडस ऑपरेंडी यही है जनाब कि किस तरीके से रियासत को हर तरीके से डिसएम्पावर करो, चाहे वो इकोनॉमिकली करो, चाहे वो पॉलिटिकली करो, चाहे सोशली करो। ये एक इनका यही मोडस ऑपरेंडी है, डिसएम्पावर करना। तो मैं अपनी सरकार से भी ये उम्मीद करता हूं कि मेरा इस प्रोजेक्ट को जो है प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट जो 1780 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो पूरे जम्मू कश्मीर की जो है आगे पूरे चनाब वैली को बिजली से रोशनास कर सकता है, उसको जो है NHPC से या तो वापस लाया जाए या तो ऐसी शरारत रखें जिसमें जो है हमारे को जो है बेनिफिट हो। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए जनाब, एजुकेशन सेक्टर में जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं। जनाब ने जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की बात की है, ये बहुत एक माइलस्टोन है
क्योंकि बेहतर क्वालिटी लॉ एजुकेशन की यहाँ पर बिल्कुल मिलना जरूरी था और यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के लॉ स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए उमर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी भी एक बात करूँ कि हमारा जो जिला है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में शाहीन साहब और हम वहां से आते हैं, लेकिन पिछले 40-50 साल से जनाब ना उधर की नजर पड़ी ना इधर की नजर पड़ी, ना तो वहां कोई यूनिवर्सिटी, अगर कॉलेजेस हमारे पास 2 वहां पर हैं, तो अभी तक उमर साहब ने उनको अनाउंस किया था कुरान कॉलेज का, लेकिन एक भी ईंट उसके बाद जो है 2014 के बाद उसमें नहीं पड़ी है। आप हर एक शोबे में देखेंगे जनाब, तो एजुकेशन का इतना बुरा हाल है पूरे रामबन में और चिनाब वैली में। तो मैं अपनी सरकार से एक उम्मीद करता हूं कि इस बजट में जिन्होंने एजुकेशन पे एलोकेशन बढ़ाया है, तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी एक कायम हो जाए, और जो मेरे 2 बटोत और ये रामबन का उकराल का कॉलेज है, इसके लिए भी कम से कम बिल्डिंग तैयार हो सके ताकि लोग उसमें आ सके। तो मैं आखिर में अभी थोड़ा सा मैं आपको एक दे दें कि जनाब, हाँ मेरे है टाइम, बात चली यहाँ पर पिछले दिनों, पिछले 70 साल से क्या कर दिया, किसने धोखा दिया, किसने क्या किया। तो मुझे वो याद आता है नेहरू जी का शेर, जब नेहरू साहब सन 47 में आए तो उन्होंने अमीर खुसरो साहब का एक वो अल्फाज इस्तेमाल किए, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, तकस न गोयत बाद अजी मन दी गरम तू दीगरी। मैं इसका अंग्रेजी में थोड़ा तर्जुमा करता हूं अपने साथियों के लिए, मैं उसका थोड़ा अंग्रेजी में तर्जुमा करता हूं कि आई हैव बिकम यू एंड यू मी, I am the body, you soul, so that no one can say hereafter that you are someone else and me someone else। कि आज हमने जो ये इल्हाक किया था, जो हमने ये दोस्ती की थी, हमें इस तरीके से हम 2 बदन एक जगह हो गए थे, लेकिन मिला क्या उसके बाद हमें, हमारे साथ किया हुआ क्या कि आज तो हमारे को ना तो जिस्म रहा वो, ना हमारी रूह रही, और कहीं दर बदर हमको एक हिस्सा हमारा काट के लद्दाख फेंक दिया गया, दूसरा कहीं है चीन के पास, तीसरा उधर पाकिस्तान के पास है। ये हाल हमारा 70 साल में किया था। तो मैं इस बजट में मुबारकबाद देता हूँ कि अब जो है हमें जो उम्मीद बनी है, उमर साहब की इस क़यादत में उम्मीद बनी है कि जम्मू कश्मीर जो है अपनी नई मंजिलें जो है तरक्की में आगे गामजन होगा, और जितनी भी हमारे साथ जो परेशानी हुई उसका अजाला होगा। तो आखिर में एक ही बात है, मैं देखिए कलेक्टिव एफर्ट से ही सब कुछ होता है। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे जनाब तो कुछ नहीं होगा। तो उमर साहब के लिए कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, काफिला कारवां बढ़ता गया। तो इस कारवां को बढ़ाना है जनाब, ये जो हमारे साथ जो डिसएम्पावरमेंट हुआ है, इस काफिले को मिलकर हमें चलना है। ये किसी एक के लिए नहीं मांग रहा है कोई, ये मेरे लिए नहीं रियासत का दर्जा चाहिए, ये किसी एक के लिए, ये उतना ही जरूरी है जितना सलातिया साहब के लिए है, जितना शाहबाज जी के लिए है, जितना डार साहब के लिए है, या सतीश शर्मा के लिए। ये पूरी रियासत के लिए मांगा जा रहा है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कौन नहीं मांगेगा? यहाँ तो दुनिया लड़ती है, राइट्स के लिए लड़ती है, तो हम खुश हो रहे हैं कि नहीं जी हमारे को डिसएम्पावर कर दिया, क्योंकि आपने किसी एक शख्स ने किसी का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम ले लिया, किसी ने जी फलाना कर दिया। क्या इसकी सजा कोई एक आप जम्मू कश्मीर को दे सकते हैं? ये कौन सा सेंसिबल चीज थी? तो मैं इस हाउस से ये मोहतमाना अपील करता हूं, चाहे वो मेरा लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, कि कलेक्टिवली हम बैठ के मिलके जो है सेंटर को भी मजबूर करें ताकि जो हमको हमारा रियासी हक वापस मिले। शुक्रिया।